हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम डिस्कस करेंगे वो है गतिशीलता, मोबिलिटी। स्पेशली ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही प्रोड्यूस होता है। ये जो गतिशीलता है स्पेशली मैटर का एक प्रॉपर्टी होती है। मैटर भी कौन सा मटेरियल भी कौन सा हमारा इसमें मेटल होता है। मेटल मतलब धातु। तो धातु का एक करेक्टरिस्टिक है, ये धातु का एक प्रॉपर्टी है। जो गतिशीलता है वो क्या है, धातु की एक प्रॉपर्टी है, ये ध्यान रखिएगा, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ही प्रोड्यूस होती है, यानी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ही क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। देखिएगा, इसको पढ़ने से पहले हम एक बार ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अपवन वेग के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अपवन वेग क्या होता है, ये भी अपवन वेग भी क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ही प्रोड्यूस होता है। तो देखिएगा, जब भी कोई भी कंडक्टर यानी चालक है, उसके सिरों पर जैसे ही कोई पोटेंशियल डिफरेंस आप क्या करते हो, अप्लाई करते हो, विभवांतर अप्लाई करते हो, तो क्या होता है, विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉनों को एक नियमित वेग मिलता है। इलेक्ट्रॉनों को एक नियमित वेग, निश्चित दिशा में वेग मिलता है, और उस नियमित वेग को ही हम क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवन वेग बोलते हैं। तो यानी वो इलेक्ट्रॉन गति किसकी वजह से करते हैं, विद्युत क्षेत्र की वजह से करते हैं, विद्युत क्षेत्र की वजह से। और वो विद्युत क्षेत्र कहाँ से मिला है, वो बैटरी से मिला है, मतलब बैटरी से तो मिला है, मतलब V वोल्ट की जो बैटरी है उसी से क्या मिला है, विद्युत क्षेत्र मिला है। यानी इलेक्ट्रॉनों को क्या मिली है, एनर्जी मिली है। इलेक्ट्रॉनों को क्या मिली है, एनर्जी मिली है। और उसी एनर्जी की वजह से क्या लगता है, इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत क्षेत्र की वजह से फोर्स लगता है। विद्युत क्षेत्र की वजह से फोर्स लगता है, और वो क्या करते हैं, मोशन में आते हैं, मतलब गति करते हैं। और गति करेंगे तो गति करने से क्या होगा, उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी जनरेट होगी, यानी अपवन वेग भी प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो वो जो प्रॉपर्टी आई है वो किसकी वजह से आई, इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से गति करने लग गए, किसकी वजह से गति कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। सारे जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं चालक में, वो किसकी वजह से गति करते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से गति करते हैं, विद्युत क्षेत्र की वजह से गति करते हैं। तो याद रखिएगा, जो पदार्थ होता है, कोई भी पदार्थ, स्पेशली हम चालकों की बात करें, वैसे तो इसमें अर्धचालकों में भी क्या मिलती है, मोबिलिटी मिलती है, यानी मोबिलिटी मतलब गतिशीलता मिलती है। तो स्पेशली गतिशीलता पदार्थ का ही, यानी चालक का ही क्या होता है, एक गुण होता है, चालक का गुण होता है। ये प्रॉपर्टी ऑफ मेटल या प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, यानी कोई पदार्थ होता है उसका क्या है, एक गुण होता है। ठीक है ना, ये करेक्टरिस्टिक होती है। और ये जो करेक्टरिस्टिक होती है, स्पेशली हम बात करें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ही प्रोड्यूस होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों के पास मोबिलिटी होगी, अन्यथा मोबिलिटी गतिशीलता नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये पॉसिबल होता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही क्या होती है, मोबिलिटी आती है, इलेक्ट्रॉनों में गतिशीलता आती है, ये ध्यान रखिएगा। तो आप जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोगे, तो इलेक्ट्रॉनों की मोबिलिटी यानी गतिशीलता उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा कब होगा, जब आप हाई वोल्टेज की बैटरी लोगे। जितनी ज़्यादा हाई वोल्टेज की बैटरी लोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज़्यादा होगा तो उन इलेक्ट्रॉनों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स में फोर्स भी उतना ही ज़्यादा लगेगा। उन जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल में होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल में यानी धातु में, उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर उतना ही ज़्यादा बल लगेगा, और वो उतनी ज़्यादा स्पीड से गति करेंगे, तो उनकी स्पीड बढ़ेगी। तो स्पीड बढ़ने से मोबिलिटी वहाँ पर क्या होगी, बढ़ेगी, मोबिलिटी बढ़ेगी, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी, अपवन वेग बढ़ेगा। और अपवन वेग बढ़ेगा, इसका मतलब मोबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट होता है, मोबिलिटी भी क्या इसमें बढ़ेगी। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, स्पेशली एक पदार्थ का क्या है, एक करेक्टरिस्टिक होता है, यानी मेटल यानी धातु का करेक्टरिस्टिक होता है। स्पेशली सेमीकंडक्टर्स में भी होती है, ये मेटल में तो होती है, और सेमीकंडक्टर में भी होती है। इंसुलेटर की अगर बात करें तो उसमें तो ये बात है कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो मतलब गति जरूर होगी। बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि एटम से बाहर निकल के आएंगे और गति करेंगे, तो उसमें मोबिलिटी कम मिलेगी। और जो कंडक्टर्स होते हैं, चालकों में जो मोबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत होते हैं। ठीक है ना, इसलिए मोबिलिटी ज़्यादा होती है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये अब देखिएगा, हम इसको डिराइव करते हैं। देखिएगा अपवन वेग से हम क्या निकालते हैं, मोबिलिटी को निकालते हैं। तो अपवन वेग यानी अपवन वेग का जो फॉर्मूला होता है, यानी वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला, जिसका एक्सप्रेशन हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था, और वो था Vd = टो ई। टो तो मतलब यहाँ करेक्टरिस्टिक है। करेक्टरिस्टिक क्या है, ये मेटल की करेक्टरिस्टिक, यानी ये होता है हमारा रिलैक्सेशन टाइम होता है। रिलैक्सेशन टाइम समझ रहे हो, यानी किसी फ्री पाथ को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है, मतलब उसको तय करने में जो टाइम लगता है, फ्री पाथ को यानी मुक्त पथ को जो कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम होता है, यानी विश्रांति काल होता है। ये हर मेटल की अलग अलग होती है। ये जो टो का जो मान है, यानी विश्रांति काल का जो मान है, ये अलग अलग मेटल इन डिफरेंट मेटल इन डिफरेंट धातुओं के लिए
डिफरेंट डिफरेंट होता है ये टो का मान, ठीक है ना। किसी एक मेटल के लिए इसका मान फिक्स होता है इस टो का मान, बाकी अलग अलग मेटल के लिए इसका मान डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है ना। ये बात ये भी याद रखिएगा। तो देखिएगा हम बात कर रहे हैं यहाँ अपन वेग का जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, यानी फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी टो ई और कैपिटल ई अपॉन में स्मॉल एम के रूप में लिखा गया है, ठीक है ना। ये होता है अपन वेग, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, कल भी मैंने बात की थी इसके बारे में। देखिए इसमें ई और स्मॉल एम आपको दिख रहे हैं, ई और स्मॉल एम, ये ई तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ही तो है ना, ये आवेश का जो परिमाण होता है वही तो है ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज तो है आवेश का परिमाण, जो कि 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। ये आपको सभी को पता है। एम क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये फिक्स होता है, ये कांस्टेंट होते हैं सब, ये नियतांक है। लेकिन टो किसी चालक के लिए फिक्स होता है, किसी कंडक्टर यानी किसी मेटल के लिए फिक्स होता है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट मेटल यानी भिन्न भिन्न धातुओं के लिए इस टो का मान भी क्या होता है, भिन्न भिन्न ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा इसी को आगे बढ़ाते हुए देखिएगा नेक्स्ट स्टेप देखिएगा। अब देखो ये जो यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको VD इक्वल्स टू, और ये ई से जो पहले देखो ई के जो पहले है उसको आप ध्यान से देखिएगा, ई से जो पहले है ना, ई के जो आगे जो लिखा हुआ है ये देखो, इसको यहाँ पर एक कांस्टेंट बता दिया। इस पूरी जो ये यहाँ पर पूरा जो दिख रहा है आपको, ये इसको हमने क्या ले लिया, कांस्टेंट ले लिया, क्योंकि आपको पता है ई भी क्या कांस्टेंट है, टो भी कांस्टेंट और एम भी कांस्टेंट है। तो ये पूरी जो टर्म है ना, ये पूरी टर्म इसको क्या बताया, कांस्टेंट के रूप में लिया, और वो उस कांस्टेंट का नाम है यहाँ म्यू है। क्या है, म्यू है। ये दिख रहा है आपको, ये म्यू होता है। तो ये म्यू लिख दिया मैंने, इसको पूरे को म्यू लिख दिया, तो ये म्यू हो गया। तो VD इक्वल्स टू म्यू ई, तो म्यू क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब नियतांक है, ठीक है ना। ये नियतांक है, मतलब किसी कंडक्टर यानी किसी फिक्स चालक के लिए ये भी फिक्स होता है, ठीक है ना। फिक्स चालक के लिए फिक्स होता है, मतलब एक चालक के लिए निश्चित होता है इसका मान। और इस म्यू को ही हम क्या बोलते हैं, यहाँ मोबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोबिलिटी, यानी गतिशीलता होती है। इसी म्यू को किसकी जगह लिखा है, इसकी जगह लिखा ना, अरे ई के जो पहले वाली जो टर्म है आपको दिख रही है, ई से जो पहले है जो टर्म है, इस टर्म को कांस्टेंट तो बोलते हैं, यानी नियतांक ही तो है, पूरा का पूरा क्या है, नियतांक है। और इसी का नाम क्या दिया, यहाँ मोबिलिटी दिया है, मोबिलिटी यानी गतिशीलता। तो यहाँ पर जो ई से जो पहले है उसको हम बोलते हैं गतिशीलता, म्यू बराबर है टो ई अपॉन में स्मॉल एम, मोबिलिटी गतिशीलता होती है। क्योंकि आपको पता है ये सभी कांस्टेंट है, टो भी कांस्टेंट, ई भी कांस्टेंट, एम भी कांस्टेंट है। तो पूरा का पूरा टर्म ही जो पूरे की पूरी जो टर्म है, ये पूरी टर्म क्या है, कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, मोबिलिटी बोलते हैं। ये होती है मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, म्यू बराबर टो इंटू स्मॉल ई अपॉन स्मॉल एम, मोबिलिटी, ठीक है। अब यहाँ से ये 1 और 2 से निकाल दिए, अब ये तो आपको पता चल गया म्यू गतिशीलता हो गई। अब ये यहाँ से देखिएगा, ये कांस्टेंट है, तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, ये कांस्टेंट है भाई, ये अरे कांस्टेंट है तो इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल ई और VD है, ये म्यू तो कांस्टेंट है, इसलिए इसमें समानुपाती का चिन्ह लगा दिया इसमें। तो VD समानुपाती ई, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। ये बात याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉनों की जो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉनों पर जितना ज्यादा आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, यानी कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप अप्लाई कर रहे हो, विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर रहे हो, तो उस केस में इलेक्ट्रॉनों को अधिक एनर्जी मिलेगी और वो अधिक स्पीड से गति करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड से गति करेंगे, यानी कि उनका ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अपॉन वेग बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पता चल गया मोबिलिटी गतिशीलता का कॉन्सेप्ट हो गया। अब धातु के लिए इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता होती है, आपको पता चल गया। स्पेशली मेटल्स के लिए दी जाती है इलेक्ट्रॉन की जो ये मोबिलिटी है, ठीक है ना। तो धातु के लिए ये हो गई इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता है। अब देखो समीकरण 2 को वापस देखिएगा, यहाँ से हम समीकरण 2 से गतिशीलता को दूसरे रूप में डिफाइन करते हैं। तो दूसरे रूप में कैसे डिफाइन करेंगे, म्यू यहाँ पर रहेगा। अब ई को VD में डिवाइड कर देते हैं, मतलब यहाँ ई ऐसे अपॉन में चला जाएगा, मतलब म्यू निकालना है ना, हमें म्यू निकालना है, तो ई कहाँ चला जाएगा, VD के अपॉन में आ जाएगा। तो VD के अपॉन में आ जाएगा, तो देखो ये बन जाएगा म्यू बराबर VD अपॉन ई। तो इसका मतलब ये क्या है, म्यू क्या है, यहाँ पर गतिशीलता, VD अपॉन वेग, और ई क्या है, विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ गतिशीलता की परिभाषा क्या हो गई, इस सूत्र से गतिशीलता की परिभाषा क्या हो गई, गतिशीलता क्या होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवन वेग और आरोपित विद्युत क्षेत्र के जो अनुपात होता है। देखिए ये ध्यान से देखिएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवन वेग और आरोपित विद्युत क्षेत्र के अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता बोलते हैं, ठीक है ना। ये होती है फ्री इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होती है, वो होती है गतिशीलता, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, स्पेशली इस प्रकार से भी इसको डिफाइन करते हैं। इसमें जो हमने मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो अपवन वेग होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवन वेग और आरोपित विद्युत क्षेत्र, इन दोनों का जो रेशियो होता है, यानी इन दोनों का जो अनुपात होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी बोलते हैं। मोबिलिटी होती है, ये याद रखिएगा, मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है।
ठीक है ना। तो 1 नंबर में पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब देखिएगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के, ये तो हो गया है। अब आगे देखिएगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता पदार्थ की प्रकृति व ताप पर निर्भर करती है। मतलब पदार्थ की प्रकृति अलग अलग मेटेरियल्स के लिए जो ये मोबिलिटी होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है ना। मेटल्स के लिए सबसे ज़्यादा होती है मोबिलिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, और सेमीकंडक्टर के लिए कम होती है मोबिलिटी, क्योंकि वहाँ पर अलग मतलब अलग मैटर करेगा, वो तो सब अलग सिस्टम है। तो वहाँ पर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और होल होते हैं, किस में होते हैं, ये सेमीकंडक्टर्स में होते हैं, ठीक है ना। यानी अर्धचालकों में होते हैं। तो अर्धचालकों के लिए अलग प्रकार से मोबिलिटी होती है, चालकों के लिए अलग होती है मोबिलिटी, और कुछ चालकों के लिए बहुत ही कम होती है, क्योंकि आप जब भी आप उस पर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते ना, इंसुलेटर यानी कुछ चालकों में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो क्या नहीं होगी, मोबिलिटी नहीं होगी वहाँ पर, ठीक है ना। मोबिलिटी नहीं होगी, लेकिन आप वहाँ पर क्या करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो क्या होगा, मतलब इतनी मोबिलिटी नहीं आएगी, गतिशीलता नहीं आएगी, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स फिर भी एनर्जी लेकर के, मतलब बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तभी उन इलेक्ट्रॉन में मोबिलिटी आएगी, क्योंकि वो एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और फिर क्या करेंगे, गति करेंगे, मोशन आएगी, तभी उसमें थोड़ी बहुत मोबिलिटी आ जाएगी, गतिशीलता आ जाएगी, ठीक है ना। लेकिन स्पेशली याद रखिएगा कंडक्टर चालकों के लिए मोबिलिटी गतिशीलता का मान बहुत ज़्यादा होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पदार्थ की प्रकृति पर और ताप पर, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा गतिशीलता बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ने से भी क्या होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी ना भाई। अरे टेम्परेचर बढ़ने से क्या बढ़ता है, इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉनों का वेग बढ़ता है, और जब वेग बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा भाई वेग बढ़ेगा तो उनकी क्या, वेग बढ़ेगा तो गतिशीलता अपने आप बढ़ेगी भाई, सब काम ही वेग के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वेग बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, इसमें गतिशीलता भी बढ़ेगी, ठीक है ना। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता भी क्या होगी, बढ़ेगी। कब बढ़ेगी, जब वेग बढ़ेगा। और वेग कब बढ़ेगा, जब आप टेम्परेचर हाई करोगे, ठीक है ना, उस मटेरियल का टेम्परेचर हाई करोगे। तो टेम्परेचर हाई करने से फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो भी होंगे उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ेगी, यानी स्पीड बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, वेग बढ़ेगा। और वेग बढ़ने से क्या होगा, उनकी जो मोबिलिटी होती है, उन इलेक्ट्रॉन्स की जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनकी मोबिलिटी भी क्या होगी, गतिशीलता भी बढ़ेगी। गतिशीलता स्पेशली ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर यहाँ से डिपेंड, वैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है, मतलब किस प्रकार से, कहने का मतलब जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ाने से क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ती है, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ती है, यानी अपवन वेग बढ़ता है। अपवन वेग के बढ़ने से फ्री इलेक्ट्रॉनों की जो मोबिलिटी है, गतिशीलता वो भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो स्पेशली यहाँ पर दो बातों पर ज़्यादा डिपेंड करता है, एक तो प्रकृति, नेचर ऑफ मटेरियल, एंड टेम्परेचर, दो बातों पर डिपेंड करती है मोबिलिटी, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट आगे देखिएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, कभी नेगेटिव नहीं होती है। जो मोबिलिटी होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव ली जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसका ऐसा ही मात्र कि आप निकाल सकते हो, इस फॉर्मूले से निकालोगे, ठीक है ना। फॉर्मूला कौन सा, मोबिलिटी का फॉर्मूला म्यू इक्वल्स टू होता है वीडी अपॉन ई से निकालना है इसको। वीडी यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड होता है, ई का यहाँ फॉर्मूला आप ई का भी आप निकाल सकते हो यहाँ से, या जो भी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकंड के रूप में होता है, जो भी है उससे आप इसको सोल्व कर लेना, या फिर इसको ई बराबर वी अपॉन डी के रूप में भी यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है ना। ये वोल्ट पर मीटर होता है, विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो वोल्ट पर मीटर होता है भाई, ई बराबर वी अपॉन डी। तो वोल्ट पर मीटर किसका होता है, विद्युत क्षेत्र का होता है, और ये अपॉन वे का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। इसको आगे सोल्व करोगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड हो जाएगा। इसका ऐसा ही मात्रक होता है, इंपॉर्टेंट है ऐसा ही मात्रक इस मोबिलिटी का, ठीक है ना। एग्जाम में पूछा जा सकता है 1 नंबर में। इसका बीमीय सूत्र आप इसी से निकाल सकते हो, m-1 L0 T2 A1 हो जाएगा, ठीक है। अब अपवन वेग और विद्युत क्षेत्र में जो संबंध है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, ये देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मतलब ये एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जा सकता है। कई बार पूछा गया है वैसे तो ये, लेकिन अब की बार नहीं पूछा गया, पर पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप इसको समझिएगा ध्यान से। देखिएगा इसमें हम क्या करेंगे, इस अपवन वेग को आपको ध्यान से समझना है, अपवन वेग और विद्युत धारा में जो संबंध है उसको आपको ध्यान से समझना है। तो देखिएगा, पहले ये चित्र देख लीजिएगा इधर, ये देखिएगा, देखिए जो भी लैंग्वेज लिखी हुई है उसको एक बार बाद में एक्सप्लेन करेंगे, पहले आप वैसे समझिए इसको। देखिए इस चित्र के माध्यम से इसको ढंग से समझ में आएगा, मतलब ये ढंग से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो समझिए इसको। तो देखिए इसमें कोई कंडक्टर लिया गया है, कोई चालक है, ये कोई सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, नहीं कोई बेलनाकार कोई चालक है, और इस चालक को किसी बैटरी के थ्रू मैंने जोड़ दिया है, ठीक है ना। बैटरी के थ्रू जोड़ दिया है, क्यों जोड़ा भाई यार, बैटरी के थ्रू क्यों जोड़ा है यार, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जोड़ा है। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो ही तो क्या आएगा यहाँ पर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगा तो कहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपवन वेग आएगा, ठीक है, नहीं आएगा ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी कंडक्टर लिया उसको हमें किससे है, किसी बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा, V-वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या आएगी, उसमें क्या आएगी, मोबिलिटी आएगी। मोबिलिटी का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी, यानी इलेक्ट्रॉनों में अपवन वेग आएगा, अपवन वेग आएगा, और अपवन वेग आएगा तो किसकी वजह से आया, विद्युत क्षेत्र की वजह से आया अपवन वेग। तो अपवन वेग की वजह से ही
हम क्या करेंगे यहाँ पर, अपन वेग की वजह से ही तो क्या होती है, कोई कंडक्टर में धारा प्रोड्यूस होती है। अपन वेग ही नहीं होगा तो कहाँ से करंट प्रोड्यूस होगी, नहीं होगी ना। तो अपन वेग की वजह से ही करंट प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, आप आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी कंडक्टर है उसको बैटरी से जोड़ना पड़ेगा, बैटरी से कनेक्ट करेंगे। जैसे कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इसमें आई करंट फ्लो होगी, क्योंकि यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस कंडक्टर में, चालक में, वो क्या करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन वेग वीडी से क्या करते हैं, मूव करते हैं, गति करते हैं, यानी एन से एम की ओर फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मूव करेंगे। सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो विद्युत क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, गति करेंगे। क्योंकि आपको पता है विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होती है वो किधर होती है, प्लस से माइनस की ओर। इस प्रकार से होती है ना विद्युत क्षेत्र की दिशा, देखिएगा प्लस से माइनस की ओर होती है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा अगर प्लस से माइनस की ओर है तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो किधर ड्रिफ्ट होंगे, मतलब किधर अपवर्हित होंगे, एन से एम की ओर। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, देखो ये चार्ज क्यू दिखा रखा मैंने यहाँ पर, चार्ज क्यू का मतलब ये फ्री चार्ज है, ये किधर गति करेंगे, एन से एम की ओर गति करेंगे, ठीक है ना। और एन से एम की ओर गति करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इस कंडक्टर में करंट फ्लो होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखिए, धन से ऋण की ओर धारा प्रवाहित होगी। अब देखिएगा, अपवन वेग और धारा में संबंध हमें क्या करना है, प्रोड्यूस करना है, निकालना है। किस प्रकार से निकालेंगे वो देखिएगा। तो देखिएगा, इसमें हम क्या करते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, ये कोई कंडक्टर है और इसका जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, देखो ये क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना है, यहाँ पर ए होता है, यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है इसका, ए है, ठीक है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है इसमें, ए है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा, ये कोई पूरा का पूरा इस कंडक्टर है, इस कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमने ये मान लिया कि एकांक आयतन में जो फ्री इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो हमने कितनी मान ली, यहाँ पर एन मान ली। कितनी मान ली भैया, नहीं दिख रहा, आप देखिएगा। तो देखिएगा, ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर यानी चालक में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एकांक आयतन में कितनी है, स्मॉल एन के रूप में डिफाइन किया मैंने यहाँ पर, ठीक है ना। ये चालक है, इस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, एकांक आयतन में, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, स्मॉल एन है। एकांक आयतन मतलब 1 यूनिट में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस चालक में वो कितने हैं, एन है। अब चालक का अनुप्रस्थ काट कितना है, ए है। चालक का अनुप्रस्थ काट कितना है, ए है। तो देखो, मैं पूरा चालक न लेकर के इस चालक का एक भाग लेता हूँ, एक खंड लेता हूँ, एक पार्ट लेता हूँ। पूरा चालक न लेकर के इसमें एक छोटा सा खंड ले लिया, यानी डेलक्स लंबाई का एक खंड ले लिया, दिख रहा है आपको, डेलक्स लंबाई का ये एक पार्ट है, इस पार्ट वो पार्ट ले लिया, दिख रहा है आपको, डेलक्स लंबाई का, ठीक है। तो डेलक्स लंबाई का मैंने एक भाग ले लिया, और इस डेलक्स लंबाई का ये जो खंड लिया है, इसका अनुप्रस्थ काट कितना है हमारा, ए है। अनुप्रस्थ काट तो सेम ही रहेगा इनका, तो अनुप्रस्थ काट कितना है, ए है। तो इसका आयतन क्या होगा, डेलक्स लंबाई का जो ये भाग है, डेलक्स लंबाई का जो भाग है, इसका वॉल्यूम कितना होगा, आयतन कितना होगा, ये आपको पता है, ए डेलक्स होगा। कितना होगा, ए डेलक्स, क्योंकि ए क्षेत्रफल डेलक्स लंबाई से जैसे गुणा करोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये भाग है, ये जो ये डेलक्स लंबाई का जो भाग है ना, इसका वॉल्यूम आया है, ये ए डेलक्स, ठीक है ना। डेलक्स लंबाई का जो भाग है ना, ये दिख रहा है, ये खंड दिख रहा है, इस खंड का वॉल्यूम कितना है, ए डेलक्स है, ठीक है ना। और एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, एन है। तो ए डेलक्स आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, क्या कर दोगे भाई, एन से गुणा कर दोगे ना इसको। अरे भाई, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास, एन है। 1 यूनिट में इलेक्ट्रॉन कितने, एन है। तो ए डेलक्स आयतन में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एन इंटू ए डेलक्स, यानी एन को इससे गुणा कर देना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। कौन से भाग में, डेलक्स लंबाई के भाग में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, एन इंटू ए डेलक्स। तो एन इंटू ए डेलक्स, लेकिन हमें तो क्या ज्ञात करनी है, इस भाग में, इस डेलक्स लंबाई के भाग में क्या चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉनों पर जो आवेश है, यानी कि यहाँ पर आवेश की मात्रा, एक प्रकार से ये तो हमने फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाली है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाली है हमने, डेलक्स लंबाई के भाग में इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए, इस भाग में आवेश की जो मात्रा वो कितनी है। तो आवेश की मात्रा क्या होती है, देखिए आपने पढ़ रखा होगा, कॉन्सेप्ट है आवेश का जो क्वांटीकरण होता है ना, आवेश का जो क्वांटीकरण, क्यू बराबर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज नहीं पड़ा, आवेश का क्वांटीकरण क्यू बराबर एन ही होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण कितना होता है, ई, और एन क्या होता है यहाँ पर, फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या। लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कितने हमारे पास, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अगर बात की जाए तो वो कितने होते हैं, एन इंटू ए डेल एक्स, और ई से मल्टीप्लाई रहेगा, ठीक है ना। एन यहाँ पर क्या है, एन ए डेल एक्स इंटू ई। तो ये तो आवेश की मात्रा हो गई, यानी डेल एक्स लंबाई के भाग में उपस्थित आवेश की मात्रा, इसको डेल क्यू से लिखेंगे, इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, डेल क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। ये बात समझ में आती है भाई। अरे भाई, बहुत आसान सी बात है, इसको देखिए समझिएगा। देखो, मैं पूरा चालक नहीं ले रहा हूँ, इसमें चालक का एक छोटा सा भाग ले रहा हूँ, एक छोटा सा खंड ले रहा हूँ, जो कि डेलक्स लंबाई का है, ठीक है। उसी डेलक्स लंबाई में
यहाँ आवेश की मात्रा कितनी होगी ये देखनी है हमें। डेल एक्स लंबाई का जो भाग है इसमें आवेश की मात्रा कितनी है, जो कि एन से एम की ओर फ्लो हो रही है, ठीक है ना, वो आवेश देखनी है, मतलब वो आवेश की मात्रा देखनी है। इसके लिए हमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखनी पड़ेगी। इस डेल एक्स भाग में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे वो देखने पड़ेंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पर, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें तो आपको पता होना चाहिए एकांक आयतन में हमने कंसीडर किया है कि एकांक आयतन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, एन होते हैं। एकांक आयतन में होते हैं यानी 1 यूनिट में कितने होते हैं, एन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास वॉल्यूम कितना है, इस डेल एक्स खंड का जो वॉल्यूम है आयतन वो कितना है, ए डेल एक्स। तो ए डेल एक्स से जो वॉल्यूम है इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, आप क्या कर दोगे, एन से गुणा कर दोगे, तो एन इंटू ए डेल एक्स हो जाएगा, एन इंटू ए डेल एक्स हो जाएगा। तो ये डेल एक्स लंबाई के भाग में क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो ये ध्यान रखिएगा, यानी इस आयतन में एन ए डेल एक्स आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, ए डेल एक्स आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, एन ए डेल एक्स है। तो ए डेल एक्स आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई, एन ए डेल एक्स आ गई। तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या, लेकिन हमें इस डेल एक्स लंबाई के भाग में आवेश की मात्रा चाहिए। इस भाग में जो आवेश है ना, इस वॉल्यूम में आवेश कितना है वो हमें देखना है। तो वो हमने आवेश के क्वांटिकल में पढ़ा है, क्यू बराबर एन ही होता है। तो ई क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण, और एन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं इस डेल एक्स लंबाई के भाग में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है यहाँ पर है, ये हमने निकाले अभी एन ए डेल एक्स। तो यहाँ इस एन की जगह आप क्या कर देना, एन ए डेल एक्स कर देना, ठीक है ना। और ये आवेश की मात्रा आ जाएगी डेल क्यू के रूप में। डेल क्यू क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इसका डेल क्यू लिखा है, इसका मतलब यही होता है कि ये एक छोटा सा भाग कंसीडर किया है मैंने, ठीक है, डेल एक्स लंबाई का। तो उसमें आवेश क्या होगा, अल्पांशी आवेश होगा, यानी आवेश की मात्रा कमी होगी, तो डेल क्यू के रूप में लिख दिया इसको, ठीक है ना, डेल के रूप में लिख दिया। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो भी ये देखो, ये मैंने लिखा है यहाँ इसकी मात्रा का, ये देखो ये लिख दिया है ना, ये समीकरण 1 बना दिया मैंने, दिख रहा आपको, समीकरण 1 लिख दिया है। अब इसके बाद में देखिएगा, देखो अब क्या होता है कि यहाँ ये तो डेल एक्स लंबाई का खंड है, आपको दिख रहा है, इस सालक में डेल एक्स लंबाई का ये पार्ट है, ठीक है। और यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉनों का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन वेग है वो क्या है, वीडी है। तो ये भी फिक्स हो गया, ये भी हमने बता दिया कि अपॉन वेग क्या है, वीडी है। तो देखिएगा जो फ्री इलेक्ट्रॉन एन से एम की ओर जा रहे हैं, यानी एन से एम की ओर गति कर रहे हैं, अपॉन वेग वीडी से गति कर रहे हैं। तो आपको देखो ये जो डेल एक्स दूरी को कंप्लीट करने में डेल टी समय लगता है उनको, भाई डेल एक्स दूरी को कंप्लीट करने में कितना समय लगता है, डेल टी समय लगता है। तो डेल एक्स बराबर क्या होगा, वीडी इंटू डेल टी होगा भाई। अरे वीडी अपॉन वेग से तो वो गति कर रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी एन से एम की ओर, अपॉन वेग उनका वीडी है। तो डेल टी समय में कितनी दूरी कवर करेंगे, तो डेल एक्स के बराबर ही तो करेंगे, मतलब दूरी कितनी होगी, डेल एक्स बराबर वीडी इंटू डेल टी के रूप में होगी, वीडी इंटू डेल टी, क्योंकि डेल टी तो समय हो गया, यानी ये जो दूरी है डेल एक्स को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो डेल टी है। और अपन वेग किस वेग से गति कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स, वीडी वेग से गति कर रहे हैं। तो डेल एक्स दूरी कितनी हो जाएगी, मतलब डेल एक्स दूरी किसके बराबर हो जाएगी, वीडी इंटू डेल टी के। तो ये लिखा है, देखिए डेल एक्स बराबर डेल टी समय में मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा चली गई दूरी, डेल एक्स बराबर वीडी इंटू डेल टी होता है। समीकरण 2 हो गया। अब जो ये समीकरण 2 का जो मान आया है, डेल एक्स का जो मान आया है, ये हम कहाँ रखेंगे, इस समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में डेल एक्स की जगह रख देंगे, दिख रहा है आपको डेल एक्स, ये डेल एक्स दिख रहा है आपको। तो इस डेल एक्स में वैल्यू रखेंगे, किसकी, ये डेल एक्स की वैल्यू रखेंगे। तो डेल एक्स की वैल्यू वीडी इंटू डेल टी होती है, देखो ये रख दी मैंने इसमें, समीकरण 3 बन गया, आप देख लीजिएगा, समीकरण 3 देख लीजिएगा। तो समीकरण 3 दिख रहा है आपको, डेल क्यू बराबर एन ए वी डी डेल टी इंटू ई, समीकरण 3 हो गया। अब आपको पता है कि चालक का जो ये जो भाग है, इस भाग में जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्र है वो एन से क्या हो रहा है, डेल टी समय में आवेश प्रवाहित हो रहा है, ठीक है ना। अरे चालक के इस भाग में जो भी आवेश है उपस्थित है, वो आवेश क्या हो रहा है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र एन से डेल टी समय में प्रवाहित हुआ है। कितने समय में प्रवाहित हुआ है, एन से डेल टी समय में प्रवाहित हुआ है, ठीक है। तो अतः चालक में प्रवाहित धारा आई बराबर क्या हुआ, डेल क्यू अपॉन डेल टी, ये आपने पढ़ रखा है। एवरेज करंट आई बराबर डेल क्यू अपॉन डेल टी, आई बराबर डेल क्यू अपॉन डेल टी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए चालक के जो चालक का जो भाग लिया है जिसमें आवेश कितना है, डेल क्यू है भाई। चालक का जो भाग लिया है, चालक का जो खंड लिया है, उस खंड में आवेश की मात्रा डेल क्यू है, और ये आवेश की मात्रा अनुप्रस्थ काट एन से डेल टी समय में प्रवाहित हो रही है, डेल टी समय में प्रवाहित हो रही है। तो डेल टी समय में प्रवाहित हो रही है, तो चालक में प्रवाहित धारा कितनी होगी, प्रवाहित धारा तो आई बराबर डेल क्यू अपॉन डेल टी तो लिखेंगे, एवरेज करंट ये होती है। अब डेल क्यू बराबर यहाँ से क्या बन जाएगा, आई इंटू डेल टी, समीकरण 4 हो गया। अब 3 और 4 को देख लीजिएगा, दोनों को देखिएगा, कंपेयर कीजिएगा, दोनों चार्ज तो हैं, ये भी डेल क्यू है, ये भी डेल क्यू है, तो दोनों बराबर कर दीजिए। और जैसे बराबर करोगे तो आप डेल टी से डेल टी कैंसिल हो जाएगा, आई बराबर ये आ जाएगा, एन ए वी डी आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है धारा और अपवन वेग में संबंध, ठीक है ना। समीकरण 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ धारा और अपवन वेग में संबंध को व्यक्त करता है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आपको डायरेक्टली पूछेगा कि अपवन वेग और विद्युत धारा में संबंध को स्थापित कीजिए या व्युत्पन्न कीजिए, जो भी है, ठीक है। तो आई बराबर एन ए वी डी, ठीक है ना। तो ये होता है, ये याद रखिएगा समीकरण 5।
अब देखो इसको गतिशीलता की टर्म में भी लिख सकते हैं, तो वीडी की जगह आप क्या कर सकते हो, म्यू ई लिख सकते हो। वीडी बराबर म्यू ई, तो समीकरण 5 में वीडी की जगह म्यू ई कर देना। तो ये धारा और गतिशीलता में संबंध बोल सकते हो, ये धारा या विद्युत क्षेत्र में संबंध होता है। ये धारा और विद्युत क्षेत्र में संबंध को व्यक्त कर रहा है, ठीक है ना। धारा, दूसरा ऐसे बोल सकते हो धारा है और ये क्या है, गतिशीलता में संबंध, धारा और गतिशीलता में संबंध, या फिर धारा और विद्युत क्षेत्र में संबंध को व्यक्त करता है, ठीक है ना। तो ये हो गया समीकरण। आगे देखिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा, यदि धारा अगर कांस्टेंट है तो समीकरण 5 को आप देखिएगा, समीकरण 5 दिख रहा है, समीकरण 5 को देखिएगा, अगर धारा यहाँ पर नियत कर दी जाए तो नियत कर दिए लो, NEAVT नियत हो गई ना, नियत कर दिया, आई की जगह नियत कर देना। तो ये NE ये तो पहले से नियत है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये किसी कंडक्टर के लिए फिक्स होते हैं, ठीक है ना, कोई चालक होता है उसके लिए फिक्स होता है, ये चार्ज होता है तो ये फिक्स है। तो AVD बराबर नियत, तो A इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है VD, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है, अपवन वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ना, जो क्रॉस सेक्शन एरिया किसका कोई कंडक्टर होता है, कोई भी चालक होता है, उसका अनुप्रस्थ काट होता है, वो अनुप्रस्थ काट क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपवन वेग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब डिफरेंट, अगर आपने डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया का कोई कंडक्टर ले लिया, ठीक है ना, मतलब असमान अनुप्रस्थ काट का कोई क्या ले लिया हमने, कोई चालक ले लिया, तो याद रखिएगा जहां मतलब काट क्षेत्रफल ज्यादा होगा ना, जहां काट क्षेत्रफल ज्यादा होगा वहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। मतलब जहां काट क्षेत्रफल ज्यादा होगा वहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवन वेग कम होगा, और जहां काट क्षेत्रफल कम होगा वहां मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवन वेग अधिक होगा। तो काट क्षेत्रफल मतलब समझ रहे हो क्या, देखो इसे ऐसे मतलब आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ऐसे है, जैसे कि ये है, मतलब ऐसे है, ऐसा है, तो ये एक तो ये काट क्षेत्रफल है और एक ये काट क्षेत्र, मतलब ये अनुप्रस्थ काट है, इसका क्षेत्रफल, अगर इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसका क्षेत्रफल यहाँ क्या है, कम है। यहाँ देखो, यहाँ क्षेत्रफल क्या है, कम है, और यहाँ क्षेत्रफल क्या है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज़्यादा है, ठीक है। तो ये ज़्यादा होगा तो यहाँ पर तो फ्री इलेक्ट्रॉनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होने से कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर बात करें, यहाँ देखो ये क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है तो ये A2 है, तो यहाँ पर A1 क्या है, A2 से बड़ा है, तो इसका मतलब A1, यहाँ अगर A1 की बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। यहाँ अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी V1 है और यहाँ V2 है, तो आपसे पूछे V2 बड़ा होगा कि V1 बड़ा होगा, तो आप क्या कहोगे, V2 बड़ा होगा V1 से। क्यों होगा, क्योंकि इसका जो एरिया है ना, अनुप्रस्थ काट है, क्षेत्रफल है, ये क्या होता है, कम होता है, तो कम होने से स्पीड ज़्यादा होगी, फ्री इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज़्यादा होगी, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। और यहाँ ये क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, ज़्यादा होने से यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड कम होगी, यानी V1 क्या होगा, V2 से कम होगा, ठीक है ना, V2 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिलेशन था लास्ट वाला। तो इस प्रकार से ये हमारा टॉपिक था, ये कंप्लीट हो गया। बाकी आप जितना इसमें नोट बना लेना, देख के इसको बढ़िया तरीके से, इसको ढंग से समझना है भाई, ये समझने का जो टॉपिक है, ठीक है ना। अगर समझ में आ गया तो ये आसानी से आप इसको बढ़िया तरीके से अपने आप ही बिना देखे ही इसको कंप्लीट कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये समझ में आना जरूरी होता है, ठीक है ना भाई। तो ओके भाई, थैंक यू।